नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और राहु की युति, जो कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में बनेगी। दोस्तों, जैसे ही 14 मार्च का समय आया, सूर्य देव ने कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर लिया, जहां पर राहु देव ऑलरेडी बैठे थे। दोस्तों, जब भी राहु के अधिकार क्षेत्र में सूर्य आ जाते हैं तो उस समय जो है वो पृथ्वी के ऊपर ग्रहण लग जाता है। पुरानी कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो जब देवताओं को अमृत पान करवाया गया, उस समय राहु, जो कि एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, उन्होंने देवताओं का लिबास पहनकर उसी जगह पर बैठ गए जहां पर अन्य देवता बैठे हुए थे। और भगवान विष्णु के हाथों से वो अमृतपान होना था। जैसे ही राहु ने भी अमृतपान कर लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को कहा कि ये एक दैत्य है, ये एक राक्षस है जिसको आपने अमृतपान करवा दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर छोड़कर राहु का जो सिर था वो उसके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि अमृतपान करने के पश्चात उसको मारना जो था वो कठिन हो चुका था, क्योंकि वो अमर हो गया, अमृत पी लिया तो। लेकिन अपने शरीर की ये अवस्था देखकर उसने उसी समय क्रोध में भगवान सूर्य और चंद्रमा के हाथ धोकर पीछे पड़ गया और ये कहा, जब भी तुम मेरा समय आएगा, जब भी तुम मेरे कहीं अधिकार में आओगे, जब मैं तुमसे ज़्यादा बलशाली हो जाऊंगा, तो तब तुमको बताऊंगा कि मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया। तो दोस्तों, जब भी राहु जहां जिस भाव में बैठे होते हैं, सूर्य और चंद्र जो है उस भाव में आ जाएं, तो अमावस का जब समय आता है, जब ये सूर्य भी अपना बल जो होता है वो छोड़ देते हैं, तो उस समय राहु जो होते हैं वो अपनी अधिक बल के कारण सूर्य देव को अपने अंदर निगल लेते हैं। ये जो समय होगा ये इस महीने की 8 अप्रैल को होगा, जब राहु सूर्य को अपने मुंह के अंदर निगल लेंगे। हालांकि गर्दन के निचला हिस्सा ना होने के कारण कुछ समय बाद सूर्य वहां से निकल जाएंगे, लेकिन वही 4-5 घंटे का समय होगा जब पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस ग्रहण के समय बहुत बड़ा हेरफेर दुनिया में देखने को मिलता है और कोई भी प्राणी जो होता है वो इससे बचाव नहीं हो पाया आज तक। इसीलिए, क्योंकि ये वो टाइम जो होता है शुद्ध टाइम नहीं होता, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य ग्रहण के समय नहीं किया जाता। वहीं ग्रहण का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है उनके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। सो दोस्तों, ये जब भी युति बनती है, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देता हूँ कि कुछ राशियों में ये युति बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने पर्सनल एनालिसिस किया हुआ है। अगर सूर्य और राहु की युति किसी अच्छे भाव में बन जाए तो इंसान को बहुत बड़े लेवल का सरकारी अधिकारी बना के रखते हैं। और अगर कोई व्यापार करता है, खास करके राजनीति में है जो लोग, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर गोचर के दौरान सूर्य और राहु किसी अच्छे भाव में बैठ जाएं तो बहुत लाभ भी देते हैं। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के किस भाव में ये युति बनी है। दोस्तों, जहां पर 8 नंबर लिखा है ये चंद्र राशि की कुंडली है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपके जो लाभ होने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगा और जो नेगेटिव होगा उससे आपने कैसे बचना है। अंत में आपको मैं एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताऊंगा जिससे आप इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप ही की कुंडली के पंचम भाव में ये युति बनेगी। दोस्तों, पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है, वो हमारी विवेक और बुद्धि का भाव होता है। पंचम भाव से हमारा करियर देखा जाता है। दोस्तों, इस युति का क्या प्रभाव होगा? पहले जब 14 मार्च से जब शुरू टाइम होगा तो जहां पर राहु बैठे हुए थे वहां पर आपके
संतान को लेकर कुछ ना कुछ समस्या दे रहे थे, वहीं आपके करियर में कुछ ना कुछ उतार और चढ़ाव देखने को मिला था, वहीं आपसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। आप रात को कुछ सोचकर सोते थे कि कल मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब अगला दिन आता था तो आप उन स्थितियों को मैनेज ही नहीं कर पाते थे जो वृश्चिक राशि की स्थिति बनी हुई थी। कामकाज को भी लेकर ये लोग अभी परेशानी में रह रहे हैं, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और शनि देव चतुर्थ भाव में है, जिसका सीधा जो असर है उनकी कर्म भाव के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, इस युति से क्या होगा, संतान के संबंधी अगर आपके संतान के हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो स्टार्टिंग जो दिन होंगे वहां पर जब सूर्य का प्रभाव होगा तो सूर्य अपने ही भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य जो है वो राहु के प्रभाव को पहले कम कर देंगे, जिससे आपकी संतान संबंधी अगर कोई परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी। वहीं आपकी जो मैनेजमेंट होगी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वहीं मैं अगर बात करूं तो आपके करियर को लेकर जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको रिलीफ करने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकाश है, सूर्य एक लाइट है, एक रोशनी है। सूर्य जो है वो मान और सम्मान के कारक हैं। जैसे जिस इंसान की कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी होती है उसका समाज में बहुत ही अच्छा इज्जतमान होता है, लोग उसके नाम की मतलब कि बहुत ही अच्छी छवि बनाते हैं। उन लोगों के चेहरे के ऊपर जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलता है। उनका ऑरा ही बहुत अच्छा होता है, जिनका सूर्य अच्छा होता है, एक तेज होता है उनके चेहरे के ऊपर। दोस्तों, सूर्य पिता के भी कारक है। जिनकी कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी होती है उनके पिता की आयु लंबी होती है, उनके हेल्थ को कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं पर बात करें तो उनके पिता को भी राजनीति या राज दरबार से कोई उच्च जो डेजिग्नेशन है वो मिलता है, उच्च पद जो जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलता है, जिनकी सूर्य की अवस्था कुंडली में अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं कि राहु क्या है। दोस्तों, राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है जिसको हम दुआ भी कहते हैं। आप इमेजिन करके देखें कि जब कहीं से कोई रोशनी आ रही हो और उसके ऊपर से अचानक से कोई धुआं छा जाए तो वो वातावरण कैसा अजीब सा बन जाएगा। ग्रहण जो होता है वो ऐसा ही वातावरण होता है जब हमें ठीक से रोशनी जो हमारे ऊपर पड़ रही है वो दिखाई ही नहीं देती और धुआं ही धुआं जो होता है रोशनी को अचानक से कवर कर लेता है। राहु एक लालच है, किसी भी चीज को पाने का लालच। राहु एक चाहत है। जैसे इंसान आपने देखे होंगे बातें करते हैं, मेरे को इतने करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, मेरे को ये वाला बंगला चाहिए, तो वो जो चाहत है वो राहु है। इसके टोटली ऑपोजिट जो है वो केतु है। हर चीज को त्यागना वो केतु है। चाहे ये एक ही राहु और केतु सिर अलग है लेकिन धड़ अलग है, लेकिन जो बड़े बड़े धर्म गुरु आचार्य हुए हैं उनकी कुंडली में केतु की अवस्था बहुत अच्छी होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राहु और सूर्य की युति की। तो यहां पर मैं ये बताऊंगा दोस्तों, टाइम जो होगा वो अच्छा जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रहण का टाइम जो 8 अप्रैल के नज़दीक, जैसे 5 अप्रैल आई और 12 और 13 अप्रैल, कहने का मतलब कि पूरा एक सप्ताह आपने बहुत सावधानियां रखनी है। वहीं क्योंकि जब प्रकाश के ऊपर धुआं छा जाएगा, जब राहु सूर्य को निगलने की पूरी तैयारी में होंगे, उस समय आपने आपकी संतान की सेहत का ध्यान रखना है। उनके साथ कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी। अगर वो कहीं बाहर हैं तो उनको भी समझा दीजिए कि कहीं वो ट्रैवल ना करें। वहीं वो अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं मैनेजमेंट दोस्तों, वो टाइम होगा जब आपने पूरा एक सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कहीं वो गलती ना करवा जाए। खासकर जो लोग डॉक्यूमेंट्स में कुछ साइन वगैरह करने हैं तो हर चीज को आप पेंडिंग में डाल देना, अन्यथा कुछ ना कुछ आपसे गलती करवा सकती है ये युति। तो दोस्तों, अंत में आपको मैं एक उपाय बताने लगा हूं जिसको करने के पश्चात आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा, हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को ही कलयुग में सबसे पावरफुल माना गया है। जीवांत देव जो हैं वो हनुमान जी है। इसलिए
सूर्य देव को वो अपने गुरु मानते हैं, और राहु या शनि देव जब भी कोई इंसान को कोई दशा महादशा अंतरदशा पीड़ित करे बहुत ही ज़्यादा, तो कहते हैं कि हनुमान जी की चरणों में चले जाएं, हनुमान चालीसा का जाप करें, बजरंग बाण का जाप करें, क्योंकि नवग्रहों ने वरदान दिया हुआ है जो भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगा उसके ऊपर नवग्रहों का जो दुष्प्रभाव होगा वो नहीं पड़ेगा। सो मैं फिर से कहता हूं, वो जो समय होगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फील होती है या कुछ संकट सा महसूस होता है या हेल्थ को लेकर कोई इशू आने लगता है, तो उस समय दोस्तों हनुमान चालीसा का पूरा जाप कीजिए। अगर कुछ स्थितियां नेगेटिव होती हैं तो वो समय होगा जब आप बजरंग बाण का सहारा ले सकते हैं। ये जो पाठ होगा वो दोस्तों कम से कम 7 बार कीजिए या 11 बार कीजिए, या संकल्प लेकर पाठ कीजिए, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता ना आ सके। सो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के ऊपर सूर्य और राहु जो ग्रहण युति बनेगी वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगी। अब अगर आपको हमारा ये एनालिसिस, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है और जिनको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है। दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा जो होता है इंस्पिरेशन बढ़ता है, इसीलिए हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव।